नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। बांग्लादेश में जो हालात हैं उसे देखकर यही कह सकते हैं कि हिंदू रोए जार जार, बांग्लादेश में हाहाकार। क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है। देश में अराजकता और हिंसा फैल चुकी है और अराजकता और हिंसा के माहौल को भांप कर शेख हसीना पहले ही देश छोड़ चुकी हैं और अब हिंसा का दंश बांग्लादेश जो वासी हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं को झेलना पड़ रहा है और हिंसा की वजह से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू देश छोड़कर भागने को मजबूर हैं और भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ देश का माहौल और भी गर्म हो रहा है। पूरे देश में हिंदूवादी संगठन, आम जनता हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है और सरकार से हस्तक्षेप करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रही है। और इसी बीच शनिवार को बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के कथित नरसंहार के खिलाफ ढाका और दुनिया के अन्य हिस्सों में हिंदू समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि बांग्लादेश के जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर अन्य जगहों में भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। राजनीतिक अशांति से प्रभावित देश में हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के खिलाफ भी विरोध तेज हो गया है। प्रदर्शन हुए। समुदाय के सदस्यों की हत्या के विरोध में ढाका में बड़ी संख्या में हिंदू बाहर निकले और प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां थाम रखी थी जिन पर लिखा हुआ था कि हिंदुओं को जीने का अधिकार है। और इसी तरह घटगांव में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी स्थानीयों और अधिकारियों और विश्व संगठनों से सुरक्षा की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे। उन्होंने अपने मंदिरों की सुरक्षा की भी मांग की है और इसके साथ ही लंदन और फिनलैंड सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई। शुक्रवार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई अंतरिम सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की और बांग्लादेश में हिंसा पर दुनिया के तमाम नेता चिंता भी जता रहे हैं। इस मसले पर राजनीति भी चरम पर है। अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हमले की आलोचना की जा रही है। भारत के हिंदूवादी संगठन ने इसे रोकने की अपील की है। हरिद्वार में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने बैठक कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विरोध जताया है और साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी विपक्ष के नेता इस मसले पर कोई बयान विपक्ष के नेता का सामने नहीं आया। राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी भी नेता ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की ना तो आलोचना की और ना ही विरोध जताया। तमाम नेता जो फिलिस्तीन में मुस्लिमों के लिए रो रहे थे, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर चुप हैं। आखिर क्यों? इनकी धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के दर्द पर मरी हुई क्यों नजर आ रही है? संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ओवैसी भी अब चुप हैं। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंख मूंद कर बैठे हैं। हमने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को एक ज्ञापन यहाँ के समस्त साधु समाज की तरफ से हम लोगों ने दिया है, जिसमें ये मांग की गई कि भारत का एक भाग रहा हुआ बांग्लादेश आज जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसकी तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सारा साधु समाज से चिंतित है। समस्त भारत के जितने अखाड़े आश्रम हैं, सबके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे हैं और मुझे आशा है कि आपके इस चैनल के माध्यम से एक ज्ञापन हमने यहाँ के जिला अधिकारी के जो प्रतिनिधि थे, जिला अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारियों को हमने सौंपा और हमें आशा है कि हमारी मांगों के प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा। आज पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में किस प्रकार से मानवता का नंगा नाच हो रहा है। चौराहों पर हिंदुओं को उल्टा लटका लटका के मारा जा रहा है। वहां रह रहे और जो हिंदू छात्र हैं उनको 5-5, 6-6 मंजिल से ऊपर से पटक पटक कर फेंका जा रहा है। जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। आज भारत के समस्त हरिद्वार ऋषिकेश के संतों ने मिलकर भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष जी को यहां ज्ञापन दिया है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को और संयुक्त राष्ट्र संघ को तुरंत कि बांग्लादेश के अंदर शांति कायम हो, हिंदुओं के जान मान सम्मान की रक्षा हो। और वहां निरंतर जब से बांग्लादेश बना है चुन चुन के हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है।
हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए एक अलग देश हिंदुओं के लिए बांग्लादेश के अंदर बनाया जाए, जिससे हिंदू समाज स्वाभिमान के साथ रह सके। आज हरिद्वार के 13 अखाड़ों के पूज्य संतों के एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे और वहाँ पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मानवाधिकार के जो संगठन हैं वो मौन और चुप्पी धारण किए हुए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएनओ को उसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। एक अलग हिंदुओं के लिए राष्ट्र की मांग संतों ने की है। हम सब लोग 2 करोड़ रहने वाले हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, जिससे वो सुरक्षित रह सके और वहाँ पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके, ये बहुत आवश्यक है। आज ये प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार के साधु संतों ने एक ज्ञापन दिया है, और इस ज्ञापन में बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी जो हिंदू हैं उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को रोकने के लिए उन्होंने ये ज्ञापन दिया है और भारत सरकार से मांग की है कि इसमें तत्काल जो है भारत सरकार इंटरफियर करे। तो बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं और लगातार इस मसले पर जो हिंसा और तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो वाकई सिहर जाएगा व्यक्ति अगर वो तस्वीरें देख लेगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात बने और उसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और एक बार फिर से ये अफवाहें तेज हो गई हैं कि शेख हसीना की वापसी हो सकती है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अभी भी अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद भी हालात काबू में नहीं हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस मसले पर जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही महेंद्र सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महंत शुभम गिरी धर्माचार्य जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और शिवेश प्रताप सिंह हैं, राजनीति का विश्लेषक, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत देवेंद्र प्रमुख जी से करेंगे चर्चा की। देवेंद्र प्रमुख जी, क्योंकि अब उम्मीद और सभी की निगाहें जो हैं वो भारत सरकार में टिकी हुई हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं ताकि बांग्लादेश की जो स्थिति है वहाँ पर जो हिंसा और जो कट्टरपंथी लोग हैं हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आखिर उस पर विराम लग सके। देखिए, बड़ा गंभीर और सेंसिटिव मामला है। इस पर माननीय जो हमारी केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को तुरंत उसी दिन से, जिस दिन से ये घटना घटी थी, एक एक चीज का संज्ञान है। और जिस तरह से बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आकर उन्होंने शरण ली, अपनी जान बचाई थी, उसी तरह से एक दरिया दिली का भी बड़ा प्रमाण गया है कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि भारत ने किस तरह से जरूरतमंद की मदद की है। और ये हमारा जो है कल्चर भी है, ये हमारी सोच भी है कि हम जो है कमजोर की भी मदद करें, जरूरतमंद की भी मदद करें, क्योंकि भारत एक जो है आज की तारीख में मजबूत कंट्रियों में खड़ा है और साफ बोलने की बात दाम माजदा रखता है। अब इस पर राजनीति से अलग हटकर जो वहां हो रहा है, जिस तरह की घटना हो रही है, एक मैसेज पूरी दुनिया इसको देख रही है कि आखिर ये दुनिया में बदलाव क्या आ रहा है। हमारी सरकार जो काम करती है देश में, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, जो देश को सुरक्षित करने के लिए, चाहे सीमाओं का मामला हो, सेना का मामला हो, आंतरिक मामला हो, तो विपक्ष के पास एक बहुत जोर की चीज आती है कि संविधान, लोकतंत्र खतरे में, और लोकतंत्र को जो है तोड़ने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए हमारे सारे नेता एकजुट होकर बड़ी बड़ी बातें बताते हैं और चुनाव के दौरान लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन आज देखिए कितनी स्थिति स्पष्ट होकर आ रही है कि दुनिया के देश तो बोल रहे हैं, भारत के लोग मर रहे हैं, भारत का हिंदू पिस रहा है, लेकिन एक भी आंखों में किसी की में जलन नहीं हो रही कि कम से कम कुछ तो शर्म करो कि संसद में खड़े होकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने की हिम्मत रखते हो, लोकतंत्र की बात करते हो, दुनिया का कहीं मुसलमान जल जाए तो भारत को जलाते हो। अरे एक ट्वीट तो कर सकते हो आप लोग। आज कितनी गंभीर स्थिति है, कैसा आईना सामने आ रहा पूरी दुनिया। सरकार अपना काम करेगी, सरकार अपना काम कर रही है निश्चित,
मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है और हमारी सरकार के तरफ से मैं आपको कहता हूं कि कोई चूक नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से धर्म गुरुओं ने या लोगों ने आकर ये कही है, मांग की है सरकार से, चलो ये अच्छी बात है, लेकिन ये मांग तक नहीं, ये हिंदुओं के सम्मान की बात है, सनातन की बात है, बहुसंख्यक की बात है। अगर दुनिया में कहीं बचा है हिंदू तो भारत में बच रहा है और भारत पर भी कोई कमी नहीं रह रही। बिल्कुल। इसलिए हिंदू कुल की मिला के बात करते देवेंद्र हैं जी, तो आपका फिर कहना है कि विपक्ष जो है सपोर्टर होने का काम कर रहा है और इस तरीके के मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वापसी करते हैं, इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, आपका बहुत बहुत स्वागत, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी नहीं बोल रहे। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई जबान नहीं खोल रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसी जगह पर हिंदू की जगह अगर कोई अदर कास्ट होती, अदर संप्रदाय होता, अदर धर्म के लोग होते तो क्या ये चुप बैठते? छाती पीट पीट करके या अपना सिर जाकर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के ऊपर मारते और हाय तौबा मचा देते हिंदुस्तान में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कहती थी कि मैं भड़की हूँ और भड़क सकती हूँ, वो क्यों नहीं भड़क रही? क्यों चोंच बंद है इनकी? मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार से आप जो है हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो ये, इनसे मैं न्याय की अपेक्षा कहाँ रखता हूँ। जो लड़की जिसमें अयोध्या की बच्ची के साथ लिए और अपनी राय साझा करने के लिए, वाकई जिस तरीके से विपक्ष मौन है इस मसले पर, तो इसको लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। सुरेश अवस्थी जी अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो देश का हिंदू है, हिंदू पे अत्याचार हो रहा है और सरकार और विपक्ष चुपचाप बैठी है, क्यों बैठी है? इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर हिंदू भाइयों के शरीर में दर्द होता है तो अपने भी दिल के अंदर दर्द होता है, ऐसे में तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो हिंदू भाई फंसे हुए हैं उनको लाके भारत में सुरक्षित रखा जाए, उनके व्यवस्था सरकार। ठीक, शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। तो फिलहाल इसमें प्रतिक्रियाएं भी दर्शकों की निकलकर सामने आ रही हैं कि भाई विपक्ष जो है वो मौन क्यों साधे हुए है, और सवाल ये भी महत्वपूर्ण कि भाई भारत सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं बांग्लादेश के स्थिति पर, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ शानदार पढ़ाई, सरकारी स्कूल शानदार बिल्डिंग ਤੇ सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सत श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी, आइए। ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस देगा। मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद जी।
देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। चर्चा बांग्लादेश के हालातों को लेकर जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय इस मसले पर रख सकते हैं। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे। और इसके बाद महंत शुभम गिरी जी का। महेंद्र सिंह जी, देखा जाए जो हालात बांग्लादेश में हैं, इन हालातों का जिम्मेदार किसे माना जाए? और भारत सरकार से बहुत सारी उम्मीदें अब निकलकर सामने आ रही हैं, आप प्रतिक्रियाएं भी सुनते होंगे। जी, दरअसल सोनी, ये मामला अंतर्राष्ट्रीय है और हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसको लेकर के चिंताएं तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर भी है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीति और विदेश नीति जिस तरीके से घेस करता है, निश्चित तौर पर वो भारत सरकार भी उस एक जिस तरीके से किया जाना चाहिए, प्रेशर बनाया जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो सब हो रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन मसलों को इसी तरीके से हल भी किया जाता है, क्योंकि वो हमारे नागरिक नहीं है। हमारा कंसर्न बस इतना है कि अगर वो वहां पर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो उसमें कोई भी निर्दोष आदमी, क्योंकि इन दंगों में निर्दोष आदमी ही मारे जाते हैं, तो कोई मौत ना होने पाए। और खास तौर पर जो वहां पर जहाँ कई जगहों पर टारगेट किया जा रहा है हिंदू आबादी को, तो वो ना होने पाए। कंसर्न इतना है। और दूसरा कंसर्न ये, पड़ोसी मुल्क है, वहां पर अगर इसी तरीके के हालात रहेंगे तो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी दिक्कत पैदा होती है। तो भारत सरकार निश्चित तौर पर इस पर काम कर रही होगी, वहाँ अधिकारी सब लगे होंगे और नेताओं से भी बात चल रही होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं और कोई आशंका भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ये काम करती है, लगातार कर रही होगी जिस समय से। और ये हमारा पड़ोसी मुल्क इसलिए भी है, तो मतलब इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत बिलियन डॉलर्स का व्यापार होता है हिंदुस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो हमारा व्यापारिक सहयोगी भी है। और जो सरकार अभी तक वहाँ थी, वो सरकार प्रो इंडिया मानी जाती थी काफी हद तक। तो इसके लिए हम हमारे यहाँ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर आई, उनको हमारे यहाँ शरण एक तरीके से ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन वहीं पर है अभी और कई नहीं होंगे। तो बहुत नाजुक ये मसला है। एक मसला ये भी है कि उनको वहाँ उनके खिलाफ विद्रोह है और उनको भारत में हम लोगों ने रखा हुआ है और सेंसिटिव इशू है। तो इस पर बहुत संभल के प्रतिक्रियाएं देने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस शख्स के लिए वहाँ दंगे हो रहे हैं, इसको हटाने के लिए वो हमारे देश में है। और हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनकी मदद करें, तो कहीं कोई दो राय नहीं। तो अब जब तक उनको कहीं पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिल जाता है, हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाने की भी जरूरत है, हमें बहुत सोच समझ के प्रतिक्रियाएं देने की जरूरत है। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारे देश के अंदर किसी तरीके के कोई मसला खड़ा ना हो। दूसरा, हमारे बॉर्डर जो है वो सिक्योर रहें। तीसरा, हम जो कहते हैं कि भाई हम बॉर्डर पे जो लोग आ रहे हैं उनको हम अंदर ले लें, ऐसे नहीं ले सकते हैं। नहीं है उसमें कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, पहली बात भी ध्यान रखने की जरूरत है। वो बांग्लादेशी नागरिक है, उनका जो सबसे पहला एक जैसे कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में हर एक नागरिक का हिंदुस्तान पहला है। हिंदुस्तान के बारे में पहली बार वो सोचेगा। अगर वहाँ पर हमारे यहाँ जैसे हर धर्म के लोग सेना में हैं, वैसे ही वहाँ पर भी हर धर्म के लोग सेना में, सरकारी नौकरी में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बांग्लादेशी जो है वो खतरे में है, लेकिन बांग्लादेश में जो कहा जा रहा है कि महज हिंदू जो है, हिंदू के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। वापस लौटते हैं, दर्शक इससे बीच जुड़ चुके हैं। विनोद जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मसले पर। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि हमारे देश का कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बसपा का हो,
चाहे वो किसी अन्य पार्टी का हो, कोई नेता ये नहीं बोल रहा कि हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है। अभी अगर यहाँ यूपी में कहीं कुछ हो जाता है हमारे, तो दुनिया भर का नाटक लोग करने लगते हैं कि कत्लेआम हो रहा, ये हो रहा, दबा रहे हैं, दुनिया भर का कर रहे हैं। वहाँ के लिए कोई नहीं कर रहा। ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। यानी कि सरकार की जो सजगता और गंभीरता है वो फिलहाल किसी को नजर नहीं आ रही है बांग्लादेश के मसले पर। जो हालात बने हुए हैं, कहने को तो हर शख्स ये कह रहा है या राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील मसला है, लेकिन इसको किस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत है, किस तरीके की ठोस रणनीति बनाए जाने की ज़रूरत है, वो फिलहाल अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है। महंत शुभम गिरी जी महाराज का रुख करेंगे। महंत शुभम जी, देखा जाए बांग्लादेश के हालात आखिर ऐसे क्यों बने, क्यों हिंदुओं पर आज अत्याचार हो रहा है? हालांकि ये कोई नई बात भी नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। सोनी जी देखिए, 2 महीने पहले जो अभी 4 महीने पूर्व जो घटना घटी थी, कुछ हिंदू मंदिर तोड़े गए थे, उसी समय हमें सतर्क होना चाहिए था। से हमारी केंद्र सरकार को सतर्क होना चाहिए था। तो संयुक्त राष्ट्र का दबाव आया तो वहां पर शेख हसीना जी प्रधानमंत्री थी, उस प्रकार से फिर उसके बाद थोड़ी सी शांति बढ़ने शुरू हो गई। लेकिन ये तख्ता पलट के लिए मेरे को तो विदेशी ताकत लगती है। इसमें चीन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि वहीं से ही देश बना है। पाकिस्तान से टूटकर हमने बांग्लादेश को आजाद कराया और बांग्लादेश बंगबंधु जो शेख वो थे उनकी भी मूर्ति तोड़ी गई। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो वहाँ के हिंदू अर्थव्यवस्था देखते हैं, क्योंकि अगर मारवाड़ी समाज नहीं होगा, हिंदू समाज नहीं होगा, अगर ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर नहीं होगा, ढाकेश्वरी मंदिर ही तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था देखती है, क्योंकि 51 शक्ति पीठों का केंद्र ढाकेश्वरी मंदिर है, चटगांव में मंदिर है। तो उस प्रकार से जो बांग्लादेश में दुर्भाग्यपूर्ण पहले भी रहा, जिन हिंदुओं ने बांग्लादेश को आजाद किया उनके अभी तक वहां नाम नहीं लिखे गए, क्योंकि ये भी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी, उसी समय अगर इंदिरा गांधी जी ने भी शेख हसीना को बना दी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और दिल्ली हो रही थी, अभी भी भारत सरकार ने दी है। लेकिन इस विषय को हम गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हम संत समाज तो अलग मांग कर रहा है, लेकिन संत समाज के साथ साथ अगर हम इस अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं कि अब सर्वदलीय बैठक बुलाए और सभी संगठनों से, सभी धर्मों गुरुओं से इस विषय में राय ली जाए। सरकार कर रही होगी अपना काम, सरकार के कार्य में मैं हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि देवेंद्र प्रमुख जी बैठे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी अच्छे हैं। लेकिन सोनी जी, एक गंभीरता का विषय 2-4 महीने पूर्व अगर हम गंभीर हो जाते तो ऐसी घटना वहां हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता। कुछ बांग्लादेश की मैंने एक तस्वीर देखी जहां पर हिंदू हरे रामा हरे कृष्ण का नारा लगा रहे हैं, सड़कों में उतर रहे हैं। इस्कॉन के जो संस्थापक है प्रभुपाद जी, उन्होंने कितना सहयोग बांग्लादेश में दिया। उस समय जब बांग्लादेश बना था, कितने मिलियन डॉलर उन्होंने वहां पर दिए, जो बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था को कर रहा है। क्योंकि मेरे को इसमें साजिश आती है कि पाकिस्तान तो भूखमरी के लिए जा रहा है, बांग्लादेश में हर चीज का निवेश है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार है, बस्तर का व्यापार है, चावलों का व्यापार है, कुछ जंगल की सीमा वहां पर लगती है, गंगा जी वहां पर गंगा सागर की भी कुछ सीमा लगती है, समुद्री तट लगता है। लेकिन सोनी जी, ये बहुत गंभीरता का विषय है, बाद में अत्याचार बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल में ना हो जाए। नेपाल में भी क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है, नेपाल में भी एक तरफ से विरोध होगा। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, अब धर्म निरपेक्ष है, तो नेपाल में भी भारत सरकार को दोनों देशों के ऊपर गंभीर होना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार की गंभीरता अब बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद भी यही की जा रही है। इसी बीच दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले राय साझा कर लेते हैं। कैलाश जी जुड़े हुए हैं झांसी से, आपका बहुत बहुत स्वागत। अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मसले पर। मैडम जी, मेरा ये कहना चाहता है कि जैसे आज बांग्लादेश में हिंदुओं के संग तोड़े जा रहे हैं, पक्ष मौन है। दूसरी बात ये है कि भारत में भी हो रहा है, भारत में भी हिंदू बहुत परेशान है। देख लो आज हिंदू क्या हाल है, जहाँ जाता है वहाँ परेशान है और परेशान रहेगा। के ऊपर सख्ती से कार्रवाई मानेंगे नहीं, क्योंकि इनकी एक स्ट्रेटजी में इनकी सोचें गंदी थी है और रहेंगी। ठीक है, इसी बीच अगले दर्शक भी कल्पना जुड़ी हुई हैं, अपनी राय साझा कर सकती हैं। कल्पना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट को
अल कायदा और जमाती इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन दीमक की तरह चाट रही हैं। लेकिन इस समय ये जो परिस्थिति है, तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोल रहे? इनको तो कुछ शुक्रिया जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार चर्चा बांग्लादेश के हालातों को लेकर। हमारे साथ शिवेश प्रताप सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। शिवेश जी, आपका रुख करेंगे। बांग्लादेश के जो हालात हैं, महज ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति या फिर वजह कुछ और? क्योंकि चाहे अमेरिका हो, चीन हो, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या आप देख पा रहे हैं? क्यों ये हिंसा इतनी भड़कती हुई नजर आ रही है? देखिए सोनी जी, जो स्थिति अभी चल रही है बांग्लादेश में, तो इसके बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस हैं, जिसमें जो दो विषय यहाँ पर मैं लाना चाहूंगा। एक तो आप समझिए इसको कि अमेरिका की दृष्टि क्या है हमारे ये जो हिंद एशिया का अंग है, हिस्सा है पूरा भारत और उसके आसपास के जो सभी 8 पड़ोसी देश हैं। और साथ साथ आप इसको टू फ्रंट वार के दृष्टि से भी आप सोचिए कि जिस तरह से भारत को जो है पुनः चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस पर फिर से आक्रमण करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है। आप देखिए कि अमेरिका की स्थिति यह है कि अब वो देख रहा है कि चीन हमसे बहुत आगे जा रहा है। अब चीन को एशिया के अंदर उसको कैसे जो है काउंटर किया जाए, इसके लिए अभी वो बहुत सारी ऐसी स्थितियों में देख रहा है कि भारत की जो अपनी नीति है वो यह है कि सेल्फ जो अपना हमारी जो अपने राष्ट्रीय हित होंगे हम उसी पर अपनी विदेश नीति को रखते हैं। उस आधार पर अभी बांग्लादेश और म्यांमार में जो स्थितियां बनी हुई हैं, तो अमेरिका की अपनी गिद्ध दृष्टि बनी हुई है कि ईस्ट तिमोर के आधार पर वहां पर एक ईसाई राज्य की स्थापना कर दी जाए, जो म्यांमार से और बांग्लादेश के बीच में इन दोनों देशों से कुछ हिस्से को लेकर ईस्ट तिमोर जैसा इंडोनेशिया के पास हुआ, वैसा ही एक देश बना दिया जाए ईसाइयों का। और एक सरप्राइजिंग बात आप देखिए कि उसी के ही बगल में हमारा जो है मणिपुर भी है, और वहां की जो डेमोग्राफी आप देखेंगी वहां पर ईसाई बहुलता 90% से ज्यादा वहां के लोग कन्वर्टेड हैं। तो इस प्रकार से वो एक ईसाई जो बाहुल्य देश होगा, राज्य बनेगा, नया देश दुनिया के नक्शे पर, उससे अमेरिका अपने जो वैश्विक जो राजनीतिक हित है, कूटनीतिक हित है, वो साथ लेगा और इस हिंद एशिया महाद्वीप में। इसके अलावा अगर मैं चीन की बात करूं, तो चीन जिस प्रकार से देख रहा है कि भारत अपने मोदी सरकार के कार्यकाल में किस तरह से अपनी राष्ट्रीय हितों को देख रहा है और साध रहा है, और साथ साथ जो है पाकिस्तान देख रहा है कि बांग्लादेश से 1971 में बांग्लादेश से अलग हुआ और आज पाकिस्तान उत्तर राष्ट्र की ओर अग्रसर है और बांग्लादेश धीरे धीरे उत्तर राष्ट्र होने की ओर अग्रसर हो रहा था। ऐसे में आज सीधी लड़ाई नहीं लड़ पाते और इस्लामिक मॉडल का फेल हो रहा था, और बांग्लादेश का जो मॉडल था विकास का वह सफल हो रहा था। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान के लोग इस बात से, मतलब जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान की इस प्रगति से चिढ़ता था, उसे लगता था कि हम विफल हो रहे हैं, इसीलिए उसने आईएसआई को सक्रिय करके जमाते इस्लामी एक पार्टी को सक्रिय किया बांग्लादेश में, और वहां पर जो है समाज के अंदर एक ऐसा विद्रोह पैदा किया गया और उसमें छात्रों को आगे करके, और ये देखिए किसी भी जो हार्डकोर इस्लाम है वह महिलाओं और छात्रों, युवाओं आदि के नाम पर आप देखिए पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी इस तरह से रेडिकल इस्लामिस्ट उठे हैं, उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को या छात्रों को आगे किया है, और उसके बाद उन्होंने परोक्ष लड़ाई लड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज के कम्युनिकेशन का युग है और पूरी दुनिया में उनके लिए छद्म लड़ाई ही लड़ना ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा देखिए अभी क्या है कि रेडिकल इस्लाम के लिए जो सबसे, मतलब आप ये समझिए कि उनकी आपस की भी लड़ाई होगी, तो हिंदू जो समाज है उसका जो नरसंहार है सामाजिक रूप से, उसको वह चाहे वो लिबरल जो है मुस्लिम हो, चाहे वो हार्ड लाइनर हो, कहीं ना कहीं जब इस तरह की बात आती है तो उनको लगता है कि हर हाल में जो हिंदू समाज है उसको किसी तरह से हम उसको अत्याचार करके देश से बाहर निकालें, और यही चीज वहां हो रही है। और देखिए 30% हिंदू 1947 में बांग्लादेश में थे, आज मात्र 9% बचे हुए हैं। अब अगर मैं भारत की बात करूं
जैसे देखिए, मैं भारत में आज भी एक हिंदू बहुल देश है जहां पर 125 करोड़ हिंदू रहते हैं, और निस्संदेह भारत को अपनी विदेश नीति में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर और भी एग्रेसिव नीति अपनानी चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पिछले 10 वर्षों का उनका ट्वीट आप देख लीजिए, हिंदू समाज के लिए कैटेगरिकली उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर लिखा, और मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। और मैं ये मानता हूं, और इसके अलावा मैं इजराइल को धन्यवाद देना चाहूंगा। इजराइल वह पहला राष्ट्र है जिसके राजदूत ने पहली बार पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे बांग्लादेश में। और उसके बाद जो है मानवाधिकार संगठन दुनिया भर के और अन्य जो संगठन है वो आए हरकत में, और उन्होंने इस विषय पर किया। तो मैं ये मानता हूं कि भारत को और एग्रेसिवली इस पर कार्य करना चाहिए और अपनी का प्रयोग बिल्कुल इस विषय पर अपनी जो रणनीति और विदेशी नीति में बदलाव। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, संदीप त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संदीप त्रिपाठी जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए बांग्लादेश के हालातों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और साथ ही लगातार ये सवाल भी उठ रहा है, भाई सदन में जय हो फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले अब मौन क्यों हैं? इसमें वो वैसे भी अब बोलने को तैयार नहीं है, विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया सामने आ नहीं रही। अनम्यूट करिएगा। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो निंदनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने भी यही मांग की कि आप जो है हमारी सरकार क्यों मौन बैठी। आप विपक्ष के मौन पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष क्या कर रहा है जिसकी जिम्मेदारी है। जनता ने उसको मैंडेट दिया है, उस सत्ता पक्ष के साथ अगर हम नहीं खड़े होते हैं तब सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आप उस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना आगे चल रहे हैं ना पीछे चल रहे हैं। तो अगर आप अभी फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, वहां पर आगे पीछे कुछ हो रहा था, उस मूवमेंट पर अगर कोई जो है अपना ऐतराज दर्ज कर रहा था तब तो बात थी, लेकिन यहाँ पर सरकार मौन धारण की हुई है। और मैं ये आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ सरकार से कि आप कम से कम जो है आप तालिबान को मदद के लिए गेहूं भेज सकते हैं, तालिबान में जो है आप दवाइयां भेज सकते हैं तालिबान के आतंकियों के लिए, तो आप हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में राहत की सामग्री क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्यों लेट कर रहे हैं आप? क्या जो है आपको तालिबान के जो है आतंकियों से ज्यादा मोहब्बत है, और जो हमारे हिंदू भाई हैं बांग्लादेश में उनसे आपको मोहब्बत नहीं है? मतलब आप सिर्फ जो है ढकोसलेबाजी में हिंदुत्व की बात करते हैं, आपका चेहरा ना खुल जाए, आप जो है आपका जो मुखौटा आपने लगाया वो मुखौटा निकल कर ना आ जाए, इसलिए आप नाम नहीं लेना चाहते ना कुछ करना चाहते हैं। तो सवाल तो आज सरकार पर खड़े होते हैं। सरकार अगर हिंदुओं के लिए वहां पर कुछ भी करती है तो हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने ये बोल दिया कि बांग्लादेश से जो भी हिंदू शरणार्थी आएंगे हम उनको जो है जगह देंगे। तो जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, विधवा विलास शुरू कर दिया कि जो है क्यों आप देंगे। भाई आपको मतलब आप तो बड़ा मतलब सावध हूँ कि जो प्रधानमंत्री जिसकी अभी हमारे एक राजनीतिक विश्लेषक महोदय बड़ा धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे, साहब अगर इतना कुछ आप जानते हैं, इजराइल की बात जानते हैं, शरण मिली तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं जी, शेख हसीना को भारत में शरण दी गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हम राम को मानने वाले हैं। राम ने विभीषण को ऐतराज तो नहीं है ना विपक्ष को? नहीं। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि शरण में आए हुए की रक्षा ये भारत की संस्कृति की परंपरा रही है। ये अच्छी बात है। कोई अगर आपके यहाँ शरण लेने आया है तो आप उसको शरण दीजिए, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो है अब ये कह दीजिए कि विभीषण को शरण देने के बाद जो है हनुमान जी का तिरस्कार कर देते राम जी, तब सवाल खड़े होते। यहाँ पर आप शेख हसीना जी को शरण दिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमारे हिंदू भाइयों के लिए आप कुछ व्यवस्था तो करिए। आप राहत सामग्री भेजिए। शांति सेना, हम तो सोच रहे थे कि शांति सेना पहुंच गई है हमारे भारत की, तो वहां पर लैंड कर दिए। अरे हम तो वो लोग हैं जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया बांग्लादेश बना दिए।
और आप सवाल हमसे बार बार पूछते हैं, बार बार हम पे खड़ा करते हैं कि हम मौन है। अरे भाई, हमने उसका निर्माण किया है, सेना की मदद से, देश के शौर्य से हमने उस देश का निर्माण किया है, और आप सवाल हम पर खड़े करते हैं। फिर भी शांत है विपक्ष, फिर भी शांत है, जो हर मसले को जोर शोर से उठाता है फिर भी शांत है। देवेंद्र जी, भाई ये स्टैंड फिलिस्तीन के मसले पर, कोई दूसरा स्टैंड, अभी इतनी शांति क्यों? देखिए, एक सबसे चीज पहले सोनी जी क्लियर करता हूँ कि हमारे मित्र बड़े माहिर हैं, ये हमारे साथ डिबेटों में बहुत ज्यादा रहते हैं, ये कभी मुद्दे पे बात करते ही नहीं है। इनको एक महारत हासिल है डिबेट को घुमाना और उसका समय खराब कर देना। इन्होंने एक भी बात तथ्य के साथ नहीं बोली। विश्लेषण के तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विवेश सर को और महाराज जी को कि उन्होंने किसी पार्टी की बात नहीं की। उन्होंने एक एक चीज आपके चैनल्स पर बैठकर जितने लोगों ने आज सुनी हो, निश्चित आपके चैनल का आपका कद चीज का जो एक एक शब्द निकल कर आता। देखिए, बहुत लोग बुद्धिजीवी बैठते हैं। आज भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार की ये कंडीशन नहीं है कि हम तुरंत अटैक कर दें, क्योंकि तुम्हारे पाले हुए भाई हमारे अंदर बैठे हैं हम पर अटैक करने के लिए, जिसे तुम करवाते हो, जिसकी तुम आगे अटकर, छाती अटकर कहते हो कि पहले मुझ पर चले उसके बाद कोई बात होगी। आज तक आपके एक नेता के एक ट्वीट की हिम्मत नहीं पड़ी। आज तक राहुल गांधी जो है एक भी बहुसंख्यक के बारे में ट्वीट नहीं करा। धर्म को गाली देना, सनातन पर गाली देना, राम के अस्तित्व को मिटाना, राम मंदिर का विरोध करना, 370-35 का विरोध करना, चाइना के साथ खड़े हो जाना, पाकिस्तान के सैनिक सर काट कर ले गए, उनके समर्थन में 70 वर्षों तक इस देश में खड़े रहे। आपकी वो एक भी नीति कहीं से कहीं तक आज तक चेंज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन देवेंद्र जी, हमारे बीच एक तरफ हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का जिक्र, दूसरी तरफ आज हिंदू की अस्मिता जो है वो खतरे में है, तो इसको लेकर कौन रणनीति बनाएगा, कौन नीतियों में बदलाव करेगा? जो सत्ता में है, जाहिर सी बात है एक चीज स्पष्ट नीति है जी। आप उठाकर 2014 के बाद एक चीज सोनी जी निकाल कर देख लीजिए, जो इस देश में अब से 70 वर्ष पहले होना था। देश विकसित हो, देश को आजाद होने के बाद तुरंत सबसे पहला काम था कि 500 वर्षों का विवाद था राम मंदिर। कश्मीर का जो यूएनए में ले जाने का काम किसका, क्या जरूरत थी नेहरू जी को? क्यों बीज बोकर जा रहे हो भाई आप लोग? आपके बीज बोए हुए आज तक काटने पड़ रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज की सरकार में। क्यों ये नहीं अब से पहले 70 वर्षों पहले ये सब हो गया था? क्यों गुण गाते हो आप लोग? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव में इस मसले को भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उठाया भी, लेकिन आज बांग्लादेश की जो हालात हैं उसको लेकर विदेश नीति में क्या बदलाव किए जाएंगे, उन बदलाव के तहत इन हालातों में अंकुश पाया जाएगा? स्पष्ट है, बांग्लादेश के साथ भारत खड़ा है, तभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जीवित है। ये भी आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन अन्यथा ठीक है, लेकिन हालात तो अभी भी जस के तस है। और सेना ने कहा था कि भाई मोर्चा हम संभाल लेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार जब तक रहेगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा और उसके तहत सेना निष्पक्षता से काम नहीं कर पाएगी। ये भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप तो हमारी रणनीति है, ये अंदर का मामला होता है। इस पर चैनल पर बैठकर सरकार की क्या कौन सी नीति है इसे तो मैं उजागर नहीं कर सकता, ना ये मेरे अंदर की बात है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करता हूं कि आज भारत सरकार अपने एक एक हिंदू भाई के साथ खड़ी है, सनातनी के बात खड़ी है और पूरी दुनिया खड़ी है, भारत की बात नहीं। हमें तो इस बात का जो है खुशी होनी चाहिए, इस बात का इलम ये देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में आज जिन लोगों से हम 70 वर्षों से लड़ रहे हैं उनका मुखौटा साफ करने का काम किसने किया? आज भारत की वजह से पता कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, पाकिस्तान सिर्फ नाम है, आतंकवादियों का देश है, ये भारत ने साबित किया है। और पाकिस्तान ने जो इस दुनिया में किया है उसका परिणाम आज बांग्लादेश में है। आज अभी 2 जवान हमने खोए हैं, अभी आपके चैनल पर वो न्यूज होगी शाम की। ये कश्मीर में ये रोज का काम था, सैकड़ों सैनिकों की हत्या हो जाना और सरकार के कान पर भू तक नहीं जैंगती थी। आज हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसको जवाब देते हैं तो शांति दूत एक एक कर निकलता है, शांति दूत एक एक कर निकलता ट्वीट के माध्यम से। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, फला कर सकती हूं। और जब लिकर कर आते राहुल गांधी उनकी छाती पीटते, पीछे पीछे अखिलेश जी लाल टोपी सर पर धरकर ओहो रचने के लिए आते। अरे कहां गए ये संसद में बयान देने वाले इन्हीं के ओवैसी भाई बंधु? क्या एक हिम्मत, एक ट्वीट की हिम्मत नहीं बची?
चलिए विपक्ष ठीक है में ठीक कोई है। नैतिकता नहीं। संदीप जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद महंत जी का रुख करेंगे और शिवेश जी का। जी महेंद्र जी का, सॉरी। सोनी जी अगर अनुमति हो जी जल्दी से जल्दी अभी से, और हमारे भी मेहमान साथी हैं। ने कहा कि जी तथ्यों की बात नहीं की। मैं डेट सही बता दे रहा हूं कि भारत में मोदी सरकार ने तालिबान को कब कब मदद दी, कितनी कितनी मदद दी। साहब 2020 में आपने 75 ये रिकॉर्ड हजार सभी पढ़ लेंगे सभी। संदीप जी इससे आगे कुछ बोलना है? नहीं पाले आप लोगों ने पाले हैं आतंकवादी, आप लोगों के पाले हैं 70 वर्षों तक। भारत का काम नहीं आतंकवादी पालना, मोदी जी ने नहीं पाले हैं आतंकवादी। ये सब तुम्हारे नेताओं के बांग्लादेश का अगर जिक्र किया जाए, दोनों ही पक्ष और विपक्ष की बात की जाए, तो बांग्लादेश में ये हालात तक किसकी वजह से हैं? सोनी जी मैं मुद्दों की बात करता हूँ, इसलिए साहब को तकलीफ हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो है तालिबान की मदद कर सकते हो तो आपने हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या मदद की? साहब बता दीजिए। चलिए ठीक है, मदद हो रही है, ये टेबल पर बैठ कर नहीं बता रहा, यूएन में दुनिया में राजनीतिक दल वाकई तुष्टीकरण की राजनीति और इस मसले पर भी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। महेंद्र सिंह का रुख करेंगे। महेंद्र सिंह जी, हालात क्यों बने, कैसे बने, कौन जिम्मेदार इन हालातों के लिए? इन सब से परे राजनीतिक दल जो है वो बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं भाई हम मौन है, लेकिन सत्ता पक्ष को इसमें स्टैंड लेना चाहिए। होता नहीं है सोनी जी, एक बात में देखिए, ये चाह नहीं रहे कि मैं बात रखूं, रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। संदीप जी और भी मेहमान हैं। ये बोलने नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि आज की जो भी हमारी भारत की सरकार है उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो भी हमारे भाई किसी भी देश में रह रहे हैं उनकी मदद करें, सिर्फ बातें न करें। ट्वीट करने से काम नहीं चलता। दूसरी चीज एक बात मैं कहूंगा कि शेख हसीना जी हमने मदद की है, काउंटर का मौका मुझे करना पड़ेगा। अभी तक बात कर रहे आपने रूस और यूक्रेन देखा, यूक्रेन से जब भारत के नागरिक आए तो पाकिस्तान भी चलिए, मुझे लगता है भारत सरकार को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और उसी तरीके से एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है। संदीप त्रिपाठी जी, इस मसले पर जब आपसे सवाल किया गया कि भाई हर मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, इस मसले पर जो विपक्ष है शांत क्यों बैठा हुआ है, तो उस पर आपका जवाब निकलकर सामने नहीं आया। ठीक है, महेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं। महेंद्र सिंह जी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बात, जिस तरीके के हालात हैं, अभी भारत सरकार की तरफ से जो भी योजना बनाई जा रही है, जिस भी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, वो फिलहाल उभर कर सामने नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर वोट बैंक भी, क्योंकि राजनीतिक दल जो है राजनीति इसी लिहाज से करते हैं, इस मसले पर भी वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक जो है इफेक्ट ना हो, इस लिहाज से। जी बिल्कुल सोनी जी, बिल्कुल आपने सही सवाल ये किया कि असल में जो ये लूड़ा कुश्ती होती है ये वोट बैंक के लिए होती है, वरना ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, बहुत संजीदा मसला है और बहुत संजीदा रहकर बयानबाजी करने की जरूरत है। जब हम किसी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश कर्नाटक के बीच की बात हो। एक देश है, वो संप्रभु देश है, वो वहाँ के नागरिक हैं। ये पहले बात हमें ध्यान रखनी, जैसे हमारे देश में कोई हमारी संप्रभुता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हमारी किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर सकता, कोई देश बाहर बैठ के हम तत्काल उसको कहते हैं कि आप हमारे अंदर अंदरूनी मामलों में दखल ना दें। तो ये इतना ऐसा नहीं होता है कि आप किसी प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक देश है, संप्रभु देश है, कूटनीतिक व्यवस्थाएं हैं, विदेश नीति है, वो सारी चीजें होती हैं। उसी के दायरे में रह करके आप अपनी बात को कहते हैं, वो उनका एक तरीके से इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर में बाहर तब लोग, देश के लोग बोलते हैं जब वहाँ कोई एट्रोसिटीज हो रही होती है, और अभी एट्रोसिटीज हो रही है बांग्लादेश में। इसीलिए भारत बोल रहा है, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है, इसीलिए यूएन बोल रहा है, तमाम देश इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एट्रोसिटीज हो रही हैं और उन एट्रोसिटीज को भारत सरकार को भी निश्चित तौर पर, एक मेरा मानना है कि एड्रेस कर रहे होंगे, और दूसरा ये कि अभी अगर बाहर स्टेटमेंट भी देना चाहिए विदेश मंत्रालय को भारत के लोगों के लिए जो कंसर्न है, जैसे महाराज जी कह रहे हैं और तमाम लोग जो कह रहे हैं, कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है। इसलिए विदेश मंत्रालय को समय समय पर अपडेट्स
देते रहना चाहिए कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उससे एक क्या होता है कि हमारे अंदर जो अंदरूनी तौर पर हालात है वो कम से कम कंट्रोल में रहें, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, ये बहुत इमोशनल चीजें होती हैं। अभी देखिए हम और आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक धर्म के आधार पर, हम वो भूल गए कि वो हमारे अलग दूसरे देश के नागरिक हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं। और जब कभी भी हमारे और उनके बीच युद्ध की बात आएगी तो वो नागरिक हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हमारे सैनिक को वो भी मारेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गोली मारेगा। अभी हम सिर्फ ब्रिटिश के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक हो रहे हैं कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ऐसा अत्याचार हो रहा है, ना कि हम बांग्लादेशी नागरिकों के बचाने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें संभल के बयानबाजी देना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इससे कम से कम अपने देश के अंदर कोई ऐसा माहौल खराब ना हो। और बिल्कुल, अभी कुछ प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई। महंत शुभम जी का रुख करेंगे, इसके बाद शिवेश जी का। महंत शुभम गिरी जी, आपने कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनी होंगी दर्शकों की निकलकर सामने आई कि आज सिर्फ बांग्लादेश में ऐसे हालात नहीं हैं, वहां पर तो अत्याचार चरम पर है और हिंसात्मक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में ही ऐसे हालात बन जाएंगे, देर नहीं लगेगी क्योंकि हिंदू खतरे में है। इस तरीके का वक्तव्य सामने आ रहा है। देखिए, भारतवर्ष में कोई खतरे में नहीं है, क्योंकि हिंदू भी खतरे में नहीं है। भारतवर्ष में एकता का सूत्र है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की संस्कृति हमारा देश सिखाता है। और जहां तक की बात है कि बांग्लादेश की जो हालत है, बांग्लादेश की हालत बहुत गंभीरता पूर्व है, क्योंकि हमने जो संत सभा ने मांग की है कि वहाँ 2 करोड़ हिंदू है, उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था भी हिंदू ही देखता है। तो आपको मैंने बताया सोनी जी की मारवाड़ी समाज अगर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में ना हो तो कहीं का व्यापार ना चले। सबसे ज्यादा व्यापारी मारवाड़ी समाज होता है, अग्रवाल समाज होता है। आप अगर सभी लोगों को ज्ञात है, क्योंकि अग्रवाल समाज की वजह से आर्थिक व्यवस्था बनती है देश की। लेकिन सोनी जी, जहां तक उम्मीद है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अत्याचार के कारण ही बांग्लादेश में एकता का वो नहीं बन पा रहा है। उसी प्रकार से हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि हमारा देश एकता का सूत्र सिखाता है, हमारा देश सभी को एक में रखता है। लेकिन सोनी जी, ये बात नहीं है कि हम आपस में लड़ाई करें, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी लोग एकता करे, सर्वदलीय बैठक बुलाए। हम ये मांग जिला अधिकारी के माध्यम से हरिद्वार में अखाड़ा परिषद ने आज ज्ञापन दिया, उसमें मुझे भी जाना था, मुझे भी अवगत था, तो मैं कई कारणवश लेट पहुंचा, तो मैंने भी संतो समाज से मांग की है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि कहीं भी ऐसी हिंसा ना हो। हिंसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, बहुत घटती है, क्योंकि ये बात तो मानने वाली है सोनी जी, क्योंकि मैंने किसी नेताओं से मुलाकात की, मीडिया में मुलाकात की, 2 दिन पूर्व मैं दिल्ली में था, मैंने उन नेताओं को भी अवगत कराया, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कोई से भी राजनीतिक दल के हो। मैंने उनको कहा कि देश की सबसे बड़ी घटना तो देखिए, मैं पंजाब में जो खजूर साहब में हुआ, अमृतपाल कैसे जीता, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात है, हम लोगों को कश्मीर के मसले में भी सोचना चाहिए। हम लोग हिंसा ना हो, मणिपुर में कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन सरकार गंभीरता से गंभीर है। मणिपुर में जो हालात थे उस पर आपने देखा होगा विपक्ष किस तरीके से बोलता हुआ नजर आया। शिवेश जी का रुख करेंगे। शिवेश जी, क्योंकि मणिपुर के मसले को भी उठाया गया, अब विपक्ष के मौन पर सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रहा है। सरकार का अपना जो काम है या जो रणनीति है जिसके तहत वो कदम उठाएगा कि भाई बांग्लादेश के हालातों को कैसे काबू में पाया जाए। दूसरी बात कि जो अंतरिम सरकार है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार इन हालातों पर काबू नहीं पा रही है और इससे शेख हसीना के वापसी के भी संकेत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है इन हालातों में? नहीं, देखिए, शेख हसीना के वापसी पर तो बहुत मतलब ये ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि देखिए उनकी जो पूरी राजनीतिक पार्टी है और उस पार्टी पर आधारित जो बंगबंधु का स्थापित इतिहास है बांग्लादेश का, वो सबको वो समूलोच्चाटन करना चाहते हैं, पूरी तरह से हर पहचान को मिटा देना चाहते हैं। और जो अंतरिम सरकार बनी है, अगर आप देखिए उसमें आवामी लीग को सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि अगर आइडियल तरीके से देखा जाए तो ऐसी स्थिति में सभी पार्टियों के लोगों को उसमें शामिल करना था, लेकिन आवामी लीग को टारगेट करके नहीं शामिल किया गया।
इसका अर्थ यही है कि वहां की जो वर्तमान परिस्थिति है, सेना से लेकर जो अवेलेबल पार्टीज हैं, सब आवामी लीग के पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अभी किसी बंधु ने कहा कि शांति सेना भेजने की बात, देखिए शांति सेना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के तौर पर कोई देश भेजता है। जब संयुक्त राष्ट्र कहता है तो भारत एक बहुत ही जिम्मेदार राष्ट्र है, वह शांति सेना भेजने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जब कोई ऐसी बात आएगी तब ऐसी चीजें भेजी जाती हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में गुजर रहा है और पड़ोसी देश से वहां की शासन व्यवस्था ने ऐसी कोई सहायता मांगी, तब हम उसको भेज सकते हैं। उसके पहले अगर ऐसा करना वहां उस ठीक है, फिलहाल समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बांग्लादेश के जो हालात हैं, इस पर अब सरकार का क्या कुछ आगे का स्टैंड होगा, क्या कुछ रणनीति होगी, क्या विदेश नीति में बदलाव होगा, उसके तहत कोई कदम उठाया जाएगा, इन हालातों पर अंकुश लगाने के लिए ये देखना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।